वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज प्राची शर्मा और आज का सेशन इज ऑल अबाउट एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स का बेसिस वाला पोर्शन. सो आज के सेशन में हम बेसिस से स्टार्ट करेंगे. अगर आपको एसिड्स नहीं समझ में आता है या मतलब यू फेसिंग एनी डाउट्स इन इट, यू कैन स्टार्ट अ फ्रेश विद बेसिस. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का सॉल्ट्स पोर्शन स्ट्रांग होता है, बट सरप्राइजिंगली बेसिस कंपैरेटिवली बहुत इजी है. ठीक है, बेसिस में एक्सेप्शनल केसेस भी कम है. ओवरऑल अगर आप बेसिस पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इट्स अ शॉर्टर पोर्शन प्लस इट इज इजियर टू रिमेम्बर. बट क्योंकि स्टूडेंट्स एसिड्स पे और सॉल्ट्स पे ज्यादा टाइम लगाते हैं तो वो बेसिस को उतना एडिक्वेट इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते. हेंस बेसिस वाला पोर्शन भी वीक रह जाता है. ठीक है. सो इफ यू आर फेसिंग एनी अदर इश्यूज इन द चैप्टर, आप ये वाला पोर्शन फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं. बेसिस बाकी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है. इसी तरीके से जब हम सॉल्ट स्टार्ट करेंगे, सॉल्ट बाकी पोर्शन से रिलेटेड नहीं होगा. इट कैन बी एन इंडिविजुअल टॉपिक. ठीक है. सो आप इंडिविजुअल टॉपिक्स को टारगेट करिए और जितने भी वीकनेसेस है उनको ओवर पावर करिए. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फॉर टुडे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद बेसिस. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल आराम से समझना. ठीक है, क्योंकि जो बेसिस का स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, इसमें से जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं. और अगर आपको बेसिक मतलब बेसिस का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, अगर वो अच्छे से समझ में आएगा तो आगे जब हम कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज करेंगे इक्वेशंस में, तो वो आप अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे. प्लस अगर आप फ्यूचर में 11th-12th में भी केमिस्ट्री लेना चाहते हैं तो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है. सो अब फटाफट पढ़ते हैं. अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जब हम एसिड्स की बात करते हैं तो वो एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें आप पानी में मिक्स करते हैं तो H+ आयंस निकलते हैं. ठीक है. बेसिस हमारे ऐसे कंपाउंड्स हैं. अब जो मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, ये वो डेफिनेशन है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. 8th-9th ग्रेड में एसिड बेसिस इंट्रोड्यूस हुआ था. तो आपने बेसिक जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी है वो ये है कि जब कि बेसिस ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें आप पानी में मिक्स करते हैं तो वो OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं. ठीक है. तो ये तो सच बात है कि वो OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं, पर ये एक छोटी क्लास के बच्चे के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है. पर आप 10th ग्रेड में हैं, आप इतनी इन्फॉर्मेशन से आप चैप्टर नहीं समझ पाओगे. ठीक है. तो आप और टेक्निकलिटी पढ़ेंगे इसमें, बट जितना हमें पता है उसके हिसाब से थोड़ा सा देखते हैं. So bases are the compounds which when dissolved in water gives OH negative ions. बहुत बेसिक बात है, इतना हमें समझ में आता है. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए NaOH है, एरो के ऊपर वाटर है, आपके पास बना Na प्लस OH माइनस आयंस. सिमिलरली CaOH होल ट्वाइस है, यहाँ वाटर है, Ca2 प्लस 2OH नेगेटिव आयंस. ठीक है. वैसे ही आपका एल्यूमिनियम का हो गया. नाउ बेसिस, अब जो आपको इस क्लास के लिए इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि बेसिस आर जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स. मतलब एक मेटल के साथ या तो ऑक्सीजन जुड़ा हो या फिर हाइड्रोक्साइड जुड़ा हो तो वो एक बेस होता है. ठीक है. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी तो थोड़ा ध्यान से समझो. अभी तक हमें पता था कि बेसिस वो कंपाउंड्स है जिन्हें पानी में घोला तो OH नेगेटिव आयन बने. ठीक है. पर एक और चीज ये है कि मेटालिक मतलब मेटल का ऑक्साइड है या मेटल का हाइड्रोक्साइड है, वो ही हमारा बेस होता है. ठीक है. जो मेटल का या तो ऑक्साइड हो, उसको पानी में मिक्स करेंगे तो OH नेगेटिव आएगा, या तो आपके पास मेटल का हाइड्रोक्साइड हो. ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. ठीक है. सो या तो आपके पास मेटालिक ऑक्साइड हो या मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो, तो वो पानी में डिसॉल्व होके आपको OH नेगेटिव आयन देते हैं, तो वो बेसिस कहलाते हैं. ठीक है. मगर इसमें एक एक्सेप्शनल केस है. आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आपका मेटल नहीं आता, पर फिर भी वो एक बेस है, वो पानी में डिसॉल्व होके OH नेगेटिव आयन देता है. ठीक है. सो अभी हमें बेसिस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन पता चली. सबसे पहली ये कि मेटालिक ऑक्साइड है या मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, एक्सेप्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड.
तो जो ये कैटेगरी है ये हमारे बेसिस है, ठीक है। अब फटाफट इसकी जो आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी है वो पढ़ते हैं, और ये डेफिनेशन पूछी जाती है, डेफिनेशन कट टू कट याद होनी चाहिए। इसमें एक भी वर्ड मिस होता है ना तो नंबर कटते हैं। A base is either a metallic oxide or a metallic hydroxide और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों? क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी पानी में मिक्स होके OH नेगेटिव आयन देता है, which reacts with an acid to form salt and water only. Only is a key word, only मिस नहीं करेंगे एग्जाम में, only लिखना बहुत जरूरी है। कहना क्या चाहते हैं कि ये तीनों जो टाइप है आपका ये बेसिस है, और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करें तो आपको ओनली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो। तो अब आप एग्जांपल देख लीजिए, मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गए एग्जाम्पल। अगर डेफिनेशन ऑफ बेसिस आती है 1 या 2 नंबर में तो आपको ये डेफिनेशन और उसके साथ ही एग्जाम्पल पूरा लिखना है, तब जाके नंबर मिलेंगे। आधे अधूरे आंसर पे नंबर नहीं मिलेंगे, एक भी कीवर्ड मिसिंग होगा नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे बात समझ। अब मेटालिक ऑक्साइड या मेटालिक हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो हमारी बेसिस की कैटेगरी है ना, ये तीन तीन जो चीजें हैं बेसिस के अंदर, इन तीनों को अगर आप एसिड से रिएक्ट करें तो सॉल्ट और वाटर बनना चाहिए, राइट। तो वही उन्होंने एग्जाम्पल देके बता रखा है। कॉपर का ऑक्साइड ले लिया, एसिड के साथ रिएक्ट किया, CuCl2 प्लस वाटर। सेम हमने किया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करके MgSO4 प्लस वाटर, वही हो गया अमोनियम के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल बताया कि जब हमारे पास कोई मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड है या अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर ओनली देते हैं और कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। हमने ओनली क्यों ध्यान से पढ़ा, इसका रीजन ये था क्योंकि जब PbO, ये भी तो एक मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, ये भी तो एक मेटल ऑक्साइड है। जब ये मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस भी देता है। इसी वजह से आपका लेड ऑक्साइड बेस नहीं है, ठीक है। अगर ये बेस होता तो यहाँ क्लोरीन गैस नहीं निकल रही होती, सॉल्ट एंड वाटर ओनली हो जाता। अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल रहा है तो वो पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड आपका बेस नहीं है। आ रही है बात समझ। सो ये है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड ओनली। सो इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड ओनली, PbO2 इज अ मेटालिक ऑक्साइड, वो भी तो एक मेटालिक ऑक्साइड है, बट बेस नहीं है, बट नॉट अ बेस। क्यों नहीं है? सिंस it also forms chlorine gas along with salt and water when reacted with an acid। जब हम PbO2 को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर के साथ में वो क्लोरीन भी देगा, इसी वजह से PbO2 को बेस नहीं कहते, ठीक है। अभी तक बात समझ में आ रही है? एक बार छोटा सा रिकैप लेते हैं क्योंकि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में फिट होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा कि बेसिस वो हैं जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं पानी में मिक्स होने पे, और बेसिस वो कंपाउंड्स हैं कौन से? मेटालिक ऑक्साइड, आपके मेटालिक हाइड्रोक्साइड, और आपका एक्सेप्शनल केस क्या है? एकदम पता होना चाहिए एक्सेप्शनल केस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आपके बेसिस हो गए, और ये बेसिस क्या करते हैं? डेफिनेशन में क्या लिखा है? सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं ओनली, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए PbO2 बेस नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो सॉल्ट वाटर के साथ में क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए PbO2 इज नॉट अ बेस, ठीक है। इतनी बात समझ में? एकदम बिल्कुल समझदारी से समझते चलना, कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बता देना। ये चीज में कुछ भी मिस आउट होगा तो आगे जाके इक्वेशंस में रेफरेंस लेना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब व्हाट आर एल्कलीज? स्टूडेंट्स यहाँ बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो प्यार से समझो। एल्कलीज जो हमारे बेसिस हैं, अब आपको बेसिस की पूरी कैटेगरी समझ में आ गई। जो आपके बेसिस हैं
ये सारे के सारे बेसिस पानी में मिक्स नहीं हो पाते, ठीक है। पर जो पानी में मिक्स हो पाते हैं, मतलब सॉल्युबल है, वो बेसिस को हम एल्कली कहते हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास 100 बेसिस हैं, 100 में से 80 ही पानी में मिक्स हो पाते हैं, तो जो वो 80 है वही एल्कली कहलाएंगे, बाकी 20 नहीं कहलाएंगे। बाकी 20 बेस तो हैं पर एल्कली नहीं है। एल्कली वही बेस है जो पानी में मिक्स होता है। आई बात समझ? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, आर ऑल बेसिस एल्कली? नो, नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलीज, क्योंकि सारे बेसिस पानी में सॉल्युबल नहीं होते। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए, आर ऑल एल्कलीज बेसिस? तो आंसर इज यस, ऑल एल्कलीज आर बेस, क्योंकि एल्कली बन तो बेस से ही रही है, तो यस, ऑल एल्कलीज आर बेस। ठीक है। अब व्हाट आर एल्कलीज की डेफिनेशन देखते हैं। द बेसिस विच आर soluble in water and produce OH negative ions as the only negatively charged ions when dissolved in water are called alkalis। ठीक है। एग्जाम्पल आपके बहुत सारे हैं, NaOH सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, उसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, KOH कास्टिक पोटैश, ये दोनों है स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज मतलब जब आप NaOH का पानी के साथ मिक्सचर जो है उसे किसी के साथ रिएक्ट करोगे तो फटाफट इक्वेशन होगी, ठीक है, फटाफट रिएक्शन खत्म होगा। CaOH होल ट्वाइस NH4OH दैट इज योर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इसका स्लेग लाइन बोलते हैं इसे, ये आपकी वीक एल्कलीज हैं। काफी सारी रिएक्शंस में आप देखेंगे कि हम जान के वीक एल्कलीज यूज करते हैं, क्योंकि हम लेट से हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहे हैं, उसकी कुछ कंडीशंस हम देखते हैं, तो कई बार हम एक्सपेरिमेंटली जान के एक वीक एल्कली यूज करते हैं टू सी व्हाट काइंड ऑफ सॉल्ट वी आर गेटिंग। ठीक है। तो ये दोनों वीक एल्कलीज हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, इम्पोर्टेंट। ओके। FeOH होल थ्राइस, ठीक है, एंड CuOH होल ट्वाइस, मतलब कॉपर और आयरन का हाइड्रोक्साइड, आर बेसिस बट नॉट एल्कलीज बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो मैंने अभी जो आपको सारी बातें बताई, मतलब सारा चिट्ठा जो आपको सुनाया कि एल्कलीज वो हैं जो बेसिस हैं जो पानी में मिक्स होते हैं, पर ऐसे बेसिस भी होते हैं जो पानी में डिजोल्व नहीं होते, उसका एग्जाम्पल पूछ लेंगे एग्जाम में, तो पता होना चाहिए FeOH होल थ्राइस और CuOH होल ट्वाइस। इसे बहुत तरीकों से पूछा जा सकता है, तो मैं आपके जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगी तब बताऊंगी, पर अभी के लिए ये याद रखना कि जो दो ऐसे बेसिस हैं जो पानी, आपको तो दो ही एग्जाम्पल याद करने हैं, तो और भी आपको दो एग्जाम्पल याद करने हैं कि आयरन और कॉपर का जो हाइड्रोक्साइड है वो बेस तो है पर वो एल्कली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पानी में इनसॉल्युबल है। आगे बात समझ? आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस पे। बेसिस, अब जैसे हमने एसिड्स में डिस्कस किया था, पर जिन्होंने एसिड नहीं पढ़ा डायरेक्ट बेसिस से शुरू कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल बेस से बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी। जब आप एक, लेट्स से आपके पास पानी है और आपने उसमें कोई एल्कली को डिसॉल्व किया, ठीक है। अब हम इसमें दोनों तरफ आपने देखा हो कि हम दोनों को एल्कलीज ले रहे हैं। यहाँ पे एल्कलीज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस की जो कैटेगरी है ना, ये आप पानी में घोल के ही पता कर सकते हो। अगर कोई ऐसा बेस है जो पानी में घुलता ही नहीं, एल्कली ही नहीं बनता, तो फिर वो पता ही नहीं चलेगा स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस। ठीक है। वो रिएक्शन करेगा, उसके अपने तरीके हैं रिएक्शन करने के, पर वो स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस हम इस बात पे फाइंड आउट करते हैं कि जब आपने उस बेस को पानी में डाला तो कितने आयन्स डिसोसिएट हुए। ठीक है। सो इसमें आपके जो आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे आयन्स बन जाते हैं। जब बहुत सारे आयन्स बन गए तो कोई मॉलिक्यूल्स नहीं बचे, तो दे कंटेन ओनली आयन्स। ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे नेम अ सोल्यूशन, नॉट एक्जैक्टली अ सोल्यूशन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बेस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर ओनली कंटेन्स आयंस, तो आप एक स्ट्रॉन्ग एल्कली का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है। जो आपका वीक बेस है, मान लीजिए आपने एक बेस लिया, आपने पानी में डिसॉल्व किया, पूरा का पूरा डिसॉल्व होता तो है, मतलब
पूरे का पूरे जो आयन्स हैं, सारे आयन्स डिसोसिएट नहीं होते। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो एज मॉलिक्यूल्स ही रह जाते हैं, वो अपने आयन्स लिबरेट नहीं करते। तो जो ऐसे बेसेस होते हैं उनको हम वीक बेस कहते हैं, क्योंकि इस सोल्यूशन में जो आपने पानी का सोल्यूशन बनाया है, उस सोल्यूशन में कुछ तो मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ आयन्स हैं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसी प्रोसेस को हम पार्शियल आयनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, दोनों चीजें कहते हैं। इसके एक दो एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, स्ट्रॉन्ग बेस का कौन कौन सा है, सोडियम पोटेशियम। वीक बेस का कौन कौन सा है, कैल्शियम अमोनिया। और नॉन एल्कलीस कौन से, आयरन कॉपर। तो ऐसे जरूरी नहीं है हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड लगा के याद करो, फॉर्मूला तो बना ही लोगे ना, फॉर्मूला बनाना तो आता है। तो नाम तो पता होना चाहिए ना कौन सा मेटल है, तो मेटल के नाम से याद कर लो। आगे बढ़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर एसिडिटी। सो एसिडिटी क्या होता है, जब आपने एक मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल, मान लीजिए आपके पास एल्कली है, कोई बेस है, आपने जब उसका एक मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व किया, एक मॉलिक्यूल ने कितने OH नेगेटिव आयंस निकाले, वो एसिडिटी है। अगर एक OH नेगेटिव आयन निकला तो एसिडिटी 1, अगर 2 निकले तो एसिडिटी 2, 3 निकले तो एसिडिटी 3। ठीक है, तो एसिडिटी क्या है, जब हम एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल किसी बेस का पानी में डिसॉल्व करते हैं, जितने OH नेगेटिव निकलते हैं वो एसिडिटी होता है। सो acidity of a base is defined as the number of hydroxide ions produced when one molecule of the base is dissolved in water. आगे बात समझ। मोनोबेसिक एसिड, मोनो मतलब 1, मतलब एक OH नेगेटिव। डायाबेसिक मतलब 2, मतलब 2 OH नेगेटिव। ट्रायाबेसिक मतलब 3, तो 3 OH नेगेटिव। समझ आती जा रही है बात जैसे आगे बढ़ रहा है। अब आ जाते हैं नोट पे। चलिए, फॉर वाटर इनसॉल्युबल बेसिस, अब ये वो वाले बेसिस है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। कौन कौन से थे, आयरन था और कॉपर था। एसिडिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट बेस। तो इसमें क्योंकि अब डिसॉल्व तो हो नहीं रहा, तो पता नहीं, तो हम बस ये देखते हैं कि जब कोई रिएक्शन होता है तो कुछ तो OH होगा जो रिप्लेस होगा। मान लीजिए आप इसे एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो आयरन को अपने OH, जो आपका OH वाला पोर्शन है, हाइड्रोक्साइड जो उससे जुड़ा है, वो उसे लूज करना होगा, राइट। तो जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन है वही उसकी एसिडिटी होती है। मतलब जो आपका पहला एग्जांपल है, यहाँ 3 लिखा है, आपके पास 3 OH है तो इसकी एसिडिटी 3, इसके पास 2 है तो इसके पास इसकी एसिडिटी 2। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेसिस पे। हमारी कोशिश है कि इस सेशन में मैं पूरा बेसिस आपका प्रिपेयर खत्म कर सकूं, ताकि एक वीडियो में आपको पूरा बेसिस एक साथ समझ में आए। ज्यादा डिवाइड करूंगी तो यूल हैव टू मूव बैक एंड फोर्थ इन द वीडियो। तो जब आप बेसिस पढ़ने बैठे हैं तो अपनी किताब लेके अपना माइंडसेट बना के कि पूरा बेसिस आज ही समझूंगा और सेशन के बाद पूरा बेसिस याद भी करूंगा, ताकि जब अगला सेशन होगा जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आप प्रिपेयर्ड आए क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ते प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। अब बेसिस को हम बना किस तरीके से सकते हैं। अगर एग्जाम में डायरेक्टली आता है क्वेश्चन कि प्रिपरेशन रिएक्शन लिख दो, तो कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे ना। आपको मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाना है या मेटल का ऑक्साइड बनाना है, कुछ ना कुछ तो लिख दोगे। मेटल का ऑक्साइड बनाना है तो एक मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दो, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। Na को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दो, Na2O बन जाएगा। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दो, MgO बन जाएगा। ठीक है, तो इतना तो बेसिक समझ में आता होगा कि अगर एग्जाम्पल में डायरेक्ट पूछ लिया एग्जाम में कि कोई प्रिपरेशन लिख दो, तो कोई सा भी इक्वेशन लिख देना जो अच्छी लगे। पर मेथड देख लेते हैं। पहला मेथड तो यही है, मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दो, मेटालिक ऑक्साइड बन जाएगा। अब मेटल को पानी से रिएक्ट कर दो तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो मेटालिक ऑक्साइड बन गया, वो भी बेस होता है। मेटल को पानी से रिएक्ट किया तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड बन गया, वो भी तो बेस होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, तो यहाँ OH आ गया और एक H आपका यहाँ आ गया हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। ठीक है,
और ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट याद करनी है। मान लो आपने यहाँ सोडियम मैग्नीशियम याद किया, तो सोडियम मैग्नीशियम ही यहाँ याद कर लो, सोडियम और मैग्नीशियम की इक्वेशन लिख लो, बना लोगे इतनी तो। नहीं बनेगी, अच्छा नहीं बनेगी या कंफ्यूजन होगी तो कमेंट में लिख देना, मैं बताती हूँ। अब आपका थर्ड मेथड क्या है कि बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन वाटर सॉल्युबल मेटालिक और बेसिक ऑक्साइड या बेसिक एनहाइड्राइड्स। अब जिन बच्चों ने एसिड्स वाला पोर्शन पढ़ा था, मैंने उसमें ये बात समझाई थी कि बेसिक एनहाइड्राइड क्या होते हैं, पर जिन बच्चों को नहीं पता मैं फिर से बता देती हूँ कि जब आपके पास कोई मेटालिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड होता है, उसको आप पानी में ऐड करते हो, ठीक है, तो जब आप उसको पानी में ऐड करते हो, पहली बात कि वो एक बेस बना देता है, इसीलिए इसको बेसिक एनहाइड्राइड कहते हैं। और जो आपके मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नॉर्मली जो नेचर होता है वो बेसिक ही होता है। नॉर्मली वो बेसिक होते हैं, पता तो है आपको बेसिक होता है, क्योंकि हमारी बेसिस की डेफिनेशन में मेटालिक ऑक्साइड लिखा है। तो जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचुरली इन नेचर बेसिस होते हैं। जब आप उस बेस को पानी में मिक्स करोगे तो वो एक पूरा फुल फ्लेजेड बेस बना देता है। मेटालिक ऑक्साइड को पानी में मिक्स किया तो बेस मिलता है, ठीक है। पर एक बात बताओ, Na2O भी तो बेस ही है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए एक बेस से दूसरा बेस एक बना दो, ठीक है, या फिर एक टाइप के बेस से दूसरे टाइप का बेस बना दो, तो भी आपको आना चाहिए ये बनाना, ठीक है। Na2O को पानी में मिक्स किया तो NaOH आ गया है, तो Na2O भी बेस, NaOH भी बेस है। सेम थिंग विद कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस वो भी बेस है। दिमाग लगा के पढ़ोगे तो इक्वेशन लिखना आसान हो जाएगा, सिर्फ बैलेंसिंग वाला पार्ट रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेथड 4, बाय डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉल्ट सोल्यूशन प्लस बेस गिव्स यू बेसिक हाइड्रोक्साइड प्लस नॉर्मल सॉल्ट। अब मैम नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? जब सॉल्ट्स का पार्ट पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगी नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, अभी के लिए बस ये याद कर लो एक टाइप का सॉल्ट है ये, ठीक है। तो आपने एक सॉल्ट का सोल्यूशन लिया, उसमें आपने बेस ऐड किया, ठीक है, तो जो बेस में आपका OH है वो OH आपका बेसिक हाइड्रोक्साइड आउटपुट में देता है, ठीक है, और एक नॉर्मल सॉल्ट बनता है। तो कम कहने का मतलब क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन देख लीजिए, आपने FeCl3 लिया, आपने उसे NaOH से रिएक्ट किया, तो क्या बनेगा आपके पास, प्रेसिपिटेट बनेगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। FeOH होल थ्राइस इज अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट प्लस NaCl। जिन बच्चों ने अभी तक एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, ये वाली इक्वेशंस एनालिटिकल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि अगर आपसे ये पूछा गया कि रेडिश ब्राउन PPT बनता है तो कौन सा रेडिकल है, तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन है, ठीक है। सेम अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेल ब्लू प्रेसिपिटेट बन रहा है, कौन सा रेडिकल यूज हुआ है, कॉपर, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको दोबारा कराए जाएंगे, पर अभी के लिए आपको इक्वेशन समझ में आनी चाहिए बस। आपके पास एक सॉल्ट का सोल्यूशन है, उसके साथ एल्कली रिएक्ट किया, स्ट्रॉन्ग एल्कली ने रिएक्ट किया, ठीक है, तो क्या दिया उसने, FeOH होल थ्राइस, एक उसने प्रेसिपिटेट दिया, एक NaCl सॉल्ट दे दिया। बट यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम एक वीक एल्कली के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वीक एल्कली भी रिएक्ट करेगी, रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा बट रिएक्शन हो जाएगा। AlCl3 plus NH4OH gives AlOH whole thrice plus NH4Cl, ठीक है। ये भी आपका एनालिटिकल में दोबारा आएंगे इक्वेशंस, तो एक बार याद कर लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आगे समझना आसान हो जाएगा। मेथड 5, बाय एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड। तो सल्फाइड जब होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, और कार्बोनेट या नाइट्रेट, तो कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट होगा तो NO2। ओके, ठीक है, ये बेसिक चीजें याद रखना। अगर मेटल का सल्फाइड किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो आउटपुट में आपके पास आएगा मेटालिक ऑक्साइड, तो मेटालिक ऑक्साइड तो हमारा बेस होता ही है, ये तो हमारा बेस आ गया, ठीक है, और साथ में SO2 गैस निकलेगी, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, मेटल सल्फाइड कौन सा होगा, कोई सा भी ले लो, ZnS ले लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो तो ZnO मेटालिक ऑक्साइड बन गया, मेटालिक ऑक्साइड बेस होता है, और आउटपुट में कौन सी गैस निकलेगी, सल्फाइड है
तो SO2 ही निकलेगी। मेथड 6, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। अब आपके पास मान लो मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट CaCO3, इसे आपने हीट किया तो एक तो मेटालिक ऑक्साइड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। COCO3 CuO बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो गई। पर जो नाइट्रेट वाला पार्ट है उसमें आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीजन भी निकलती है। NO2 तो निकलेगा ही निकलेगा, पर इसमें ऑक्सीजन भी लिबरेट होती है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन मैं ये बोलूंगी कि इसे अलग से याद रखना, इसे भूलना मत, वरना ऐसा ना हो एग्जाम में कि नाइट्रेट में आप बस NO2 लिखो और ऑक्सीजन लिखना भूल जाओ। ठीक है, और ये वाली जो इक्वेशन है ना नीचे, ये वाली, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक वाली जो इक्वेशन होती है ना, कि आपको इक्वेशन कंप्लीट करनी है, ब्लैंक्स दे रखे हैं, उसमें पूछी जा सकती है। ये मैंने ये वाली काफी देखी है। नाउ नोट, सोडियम एंड पोटेशियम कार्बोनेट डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। सोडियम और पोटेशियम के जो कार्बोनेट है वो इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका अपने कार्बोनेट पे कि जब आप उसे हीट करते हो तो वो उससे डिकम्पोज नहीं कर पाता। वो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है काफी, वो इतनी आसानी से डिकम्पोज नहीं करेगा। सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट डू नॉट गिव मेटल ऑक्साइड ऑन हीटिंग, इंस्टेड दे गिव मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्राइड एंड ऑक्सीजन। मतलब जो हमने बोला कि आपका कार्बोनेट वाला जो है वो तो डिकम्पोज करेगा ही नहीं, और जो नाइट्रेट भी है ना उसका नाइट्रेट पे भी इतना अच्छा होल्ड है कि वो KNO3 KNO2 ही देता है। एक N अभी भी उसने अपने पास रखा हुआ है। अगर ये N हट जाता और आपके पास K के साथ ऑक्सीजन आ जाती, मतलब पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन आ जाती, तो आपका बेस बन जाता है ना। पर बेस नहीं बना क्योंकि उसने एक नाइट्रोजन छोड़ा ही नहीं। तो सोडियम और पोटेशियम का अपने कार्बोनेट पे और अपने नाइट्रेट पे अच्छा होल्ड रहता है। कार्बोनेट पे तो इतना रहता है कि डिकम्पोज करेगा ही नहीं, और नाइट्रेट पे इतना होल्ड रहता है कि नाइट्रोजन को तो पकड़ के ही रखेगा, एक ऑक्सीजन को निकाल देगा कि भाई ऑक्सीजन तो रिलीज कर दो पर नाइट्रेट नहीं जाने दूंगा। आगे बात समझ। चलिए भाई स्टूडेंट्स, जिनको वीडियो थोड़ी स्लो लग रही हो वो फास्ट करके देख लेना, थोड़ा स्किप करके देख लेना। पर देखो मुझे तो सब बच्चों को देख के पढ़ाना है कि जिन्हें चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता उन्हें भी समझ में आना चाहिए, और जो पढ़ा रही हूँ वो सुन के वही बात है, समझ में आना चाहिए। मेथड 7 देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक्सेप्शनल केस है तो इसकी तो प्रिपरेशन भी एक्सेप्शनल होगी। तो क्या होगी इसकी प्रिपरेशन? अमोनियम में पानी डाल दो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ज्यादा मुश्किल है? नहीं है, पर अलग से याद रखनी जरूरी है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड याद नहीं रहता बच्चों को। पहली बात तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेप्शन है, और उसकी प्रिपरेशन कैसी है? अमोनिया में पानी मिला दो तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और उसकी नेचर है एक वीक एल्कली की। ठीक है, आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? दे हैव अ शार्प एंड बिटर टेस्ट। अब कभी कभी नहाते नहाते अगर मुंह में साबुन चला जाए तो बड़ा ही अजीब सा टेस्ट आता है ना, कड़वा सा एकदम। तो सोपी, एक तो क्योंकि बेसिस होते हैं ना वो सोप्स में यूज होते हैं, सोप फॉर्मेशन में, इसीलिए उसका टेस्ट ऐसा है। आप सारे बेसिस भी टेस्ट नहीं कर सकते, जैसे सारे एसिड्स नहीं टेस्ट कर सकते वैसे ही सारे बेसिस टेस्ट नहीं कर सकते। बेसिस भी करोसिव होते हैं, आपको हार्म कर सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। नाउ दे आर सोपी सब्सटेंसेस स्लिपरी टू टच। जैसे आप कोई भी बेस को हाथ लगाएंगे तो वो स्लिपरी टू टच होता है। वो क्यों होता है मैं भी बताऊंगी, पर वो स्लिपरी टू टच होगा, सोपी टेक्सचर होता है उसका। ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? जो बहुत सारे आयंस बनाएंगे अपने सोल्यूशन में वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन आसान हो जाएगा। तो क्योंकि आयंस तो बनेंगे ही ना, अगर आयंस नहीं बनेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि एल्कलीज क्या है? फिर पानी में मिक्स करते हैं आयंस बन जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे शो अ माइल्ड करोसिव एक्शन, स्लाइट बर्न ऑन स्किन। अब स्लाइट बर्न तो है, बट जब आप फ्रीक्वेंटली ही वो चीजें यूज करते रहते हो, मान लो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं, उनमें भी बहुत सारे केमिकल्स में बेसिस होता है। ठीक है, वो बेस है तो माइल्ड, पर व्हेन यू कीप यूजिंग इट फ्रीक्वेंटली तो आपकी स्किन जलने लगती है। इट हैज बर्निंग सेंसेशन, करोसिव ऑन योर स्किन। अब लिथमस का रिएक्ट देख लेते हैं, इंडिकेटर। लिथमस, रेड लिथमस को ब्लू कर देगा, मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से येलो कर देगा, फिनोल्थरीन जो कलरलेस है उसको पिंक कर देगा। नोट, insoluble bases do not show any effect on indicators।
इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब हम अपना लिथमस पेपर को डिप करते हैं तो पानी भी होता है उस बेस के साथ। वो पानी जो है ना, वही आयंस डिकम्पोज करता है। और जो लिथमस पेपर की जिम्मेदारी है, लिथमस पेपर की या फिर किसी भी इंडिकेटर की जिम्मेदारी ये होती है कि वो आयन को डिटेक्ट करता है। वो ये नहीं देखता कि भाई आयरन हाइड्रोक्साइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या कॉपर हाइड्रोक्साइड है या HCl है। उसे नहीं पता भाई ये सब। उसे बस ये पता है कि H प्लस है या OH नेगेटिव है। आयन कौन सा प्रेजेंट है, वो आयन को आइडेंटिफाई करता है। अगर OH नेगेटिव है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा और अपना कलर बदलेगा। अगर H प्लस है तो फिर वो कुछ और करेगा। ठीक है, मान लो रेड है और आपका H प्लस आ गया तो रेड का तो रेड ही रहेगा। और अगर OH नेगेटिव आ गया तो रेड से ब्लू हो जाएगा। तो वो आइडेंटिफाई ना आयन को करता है। ठीक है, ये याद रखना। जो बेसिस आपके इनसॉल्युबल हैं, जो पानी में मिक्स नहीं होंगे, वो अपना आयन ही नहीं छोड़ेंगे, तो फिर वो लिथमस पेपर बताएगा कैसे। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब अब बेस बना लिए, बनाने सीख लिए, प्रिपरेशन सीख ली। अब हमें यह देखना है कि जब हमारे पास बेस है और मैं उसे किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में डालूं, मतलब पर्टिकुलर केमिकल्स के साथ लैब में डालूं, तो आउटपुट क्या आएगा, क्या बिहेवियर रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू फॉर्म कार्बोनेट्स। मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अगर आपने उन्हें ओपन जार में भी छोड़ दिया लैब में, तो भी भाई मॉइस्चर निकल जाएगा और उसमें कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, क्या कार्बोनेट बन जाएगा और जो वाटर है वो तो एज स्टीम निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप उन्हें ओपन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो उसे पकड़ के कार्बोनेट बनाता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वेरी रिएक्टिव। और वेरी रिएक्टिव में हमने कौन सी एल्कली का एग्जांपल लिया? स्ट्रॉन्ग एल्कली। दो स्ट्रॉन्ग एल्कली दिमाग में ना छाप लो एकदम, NaOH और KOH। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH KOH। वीक एल्कली में सबसे पहले तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड याद रखो, वीक एल्कली अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तसल्ली से याद रखो एकदम दिमाग में। दे न्यूट्रलाइज एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट और वाटर। ये भाई बचपन से पढ़ते आए हो। अगर एक बेस है और साथ में एसिड है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। और ये वाली जो इक्वेशन है, ये तो मुझे तो याद ही नहीं कि बच्चे कब से पढ़ रहे होंगे, इतना टाइम है। तो ये इक्वेशन तो गलत नहीं होनी चाहिए। ये इक्वेशन हर जगह छाप दो जहां एग्जाम्पल मांगे न्यूट्रलाइजेशन का। ठीक है, आगे बढ़ो। देयर रिएक्शन विथ सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स। अब हेवी मेटल्स कौन से हैं? कॉपर, आयरन, जिंक, हेवी मेटल्स। अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं। जब आपका मेटालिक सॉल्ट है, मेटालिक सॉल्ट मतलब जैसे आपके जो हम हेवी मेटल की बात कर रहे हैं, तो हेवी मेटल का जो सॉल्ट है, सॉल्ट कैसा होगा? कुछ भी हो सकता है, बट अभी हम SO4 लेंगे। जब हम एनालिटिकल पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें एक आधा एग्जाम्पल और निकल आए, पर अभी के लिए आप उसका सॉल्ट SO4 में समझिए। सो कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, आयरन सल्फेट है। ये आपके किससे रिएक्ट कर रहा है? यहाँ तो वीक एल्कली से रिएक्ट कर रहा है, और ये दोनों ये आपके स्ट्रॉन्ग एल्कली हो गए। ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स ये वाला जो पोर्शन है ना, ये भी एनालिटिकल में दोबारा पढ़ेंगे, तो ये भी ध्यान से देखना। सो कॉपर सल्फेट को आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया तो बना CuOH होल ट्वाइस, जो कि पेल ब्लू प्रेसिपिटेट है, और उसके साथ आपका सॉल्ट निकला NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, ये इक्वेशंस दोबारा से याद करी जाएंगी जब एनालिटिकल पढ़ेंगे, तो बेहतर रहेगा अभी कर लो। बट उस टाइम पे और भी हम सारे चीजें एक साथ करेंगे तो तब थोड़ी सी इजी हो जाती है याद करनी, बट अभी आपको एग्जाम के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। So ZnSO4 plus NaOH gives ZnOH whole twice plus Na2SO4। वही चीज यहाँ पे होगी, Na2SO4 बनेगा और उसके साथ आपका डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, अब एग्जाम में इसका सवाल आएगा कैसे? ऐसे नहीं आएगा सीधा सीधा, वही तरीका है। वो बोलेंगे कॉपर का रेडिकल है, वो एक एल्कली के साथ रिएक्ट किया है या एक वीक एल्कली के साथ रिएक्ट किया है, और उसने एक प्रेसिपिटेट बनाया है। उस प्रेसिपिटेट का कलर क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉपर है और वो वीक एल्कली के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पेल ब्लू प्रेसिपिटेट बनेगा। सिमिलरली अगर उन्होंने बोला जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट है और उसने एक स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ रिएक्ट किया है, मतलब एक आपका कंपाउंड है, एक रेडिकल है, उसने स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ रिएक्ट किया है। मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। एक कंपाउंड है X
उसने एक स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ रिएक्ट किया और प्रोडक्ट में जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी आया, तो ये कंपाउंड एक्स का रेडिकल क्या है? तो इसका रेडिकल क्या है? इसका रेडिकल जिंक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखना। नाउ दीज हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल पीपीटीज, ये तो हमें पता ही चल रहा है, जो डाउनवर्ड एरो है इसका मतलब पीपीटी है। ठीक है, इनसॉल्युबल है। अब नोट, द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड being amphoteric by nature dissolve in excess NaOH or KOH, but other hydroxides do not. Okay, आराम से समझो। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि जब आपको कोई कंपाउंड दिया गया है, वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी नेचर बदलता है। मान लीजिए कंपाउंड है एक्स, तो ऐसा मान लो कोई ऐसा फ्रेंड जो बहुत पलटू है, मतलब अपनी नेचर बदलता रहता है, उसका कोई दीन ईमान नहीं है। ठीक है, तो वही है आपके ये जिंक, एल्यूमिनियम और लेड के हाइड्रोक्साइड। तो इन तीनों के हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं? मान लीजिए कंपाउंड उनका हाइड्रोक्साइड है, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो सॉल्ट प्लस वाटर देगा। तो इस केस में उसने कैसा बिहेव किया? इसने बेस की तरह बिहेव किया। ठीक है, पर अगर यही कंपाउंड, सेम कंपाउंड एक स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह रिएक्ट करे, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो भी वो सॉल्ट प्लस वाटर देगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में सेम ही कंपाउंड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये कहते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सॉरी, एम्फोटेरिक इन नेचर। और कौन है एम्फोटेरिक इन नेचर? जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने ये देखा होगा कि बेसिस में, पूरे सेक्शन ऑफ बेसिस में बहुत कम एक्सेप्शनल केसेस हैं, पर जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका एक्सेप्शनल केस यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाहते हैं कि जो जिंक, एल्यूमिनियम और लेड के हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक है नेचर में। ठीक है, और क्योंकि वो एम्फोटेरिक है नेचर में, तो जब आपने, अब यहाँ पे आपने NaOH से रिएक्ट कराया इन्हें, राइट, ये रहा NaOH। जब आपने, लीजिए जिंक का एग्जांपल लेते हैं। जो आपने जिंक ZnSO4 को आपने NaOH से रिएक्ट कराया, तो आपका ZnOH होल ट्वाइस बना, जिंक का हाइड्रोक्साइड बना। करेक्ट, इसका नेचर क्या है? एम्फोटेरिक। और इसका कलर क्या है? जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी। ठीक है, तो कायदे में तो ये इनसॉल्युबल होना चाहिए ना, पीपीटी है, पर वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है। ये इसमें जब आप एक्सेस NaOH, मतलब NaOH तो वो रिएक्ट कर ही रहा था, अगर आपने और NaOH ऐड कर दिया तो ये पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किस किस का पीपीटी ऐसा बिहेव करता है? जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। अभी एक बार ना यहां कहीं लिख के समझ लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड। पहली बात तो आप ये समझो, एग्जांपल ले लो, ZnSO4 को आपने NaOH से रिएक्ट किया, तो NaOH होल ट्वाइस बना। ठीक है, प्लस जो भी है, ये जो आपका जिंक हाइड्रोक्साइड है, ये वैसे तो एक पीपीटी है, जेलेटिनस व्हाइट कलर का। ठीक है, पर ये पीपीटी जब आप NaOH और दे दोगे इसको प्लस एक्सेस NaOH, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। ये बताया उन्होंने। और इसके साथ इन्होंने एक और बात बताई कि इन तीनों के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। एम्फोटेरिक नेचर समझ जाओ ऐसे कि कोई बहरूपिया फ्रेंड है, किसी दोस्त के सामने कैसा बिहेव करता है, दूसरे दोस्त के सामने कैसा बिहेव करता है। ठीक है, यहां तो बहुत ही प्यारा बनेगा, वहां पे बहुत ही दुश्मन बनेगा। ठीक है, तो वो हो गए आपके एम्फोटेरिक इन नेचर। अब वापस आ जाइए, उन्होंने फिर आपको इक्वेशन दे रखी है कि ZnOH में जब NaOH और ऐड किया जाता है तो Na2ZnO बनता है प्लस वाटर बनता है। ठीक है, ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें ना। अगले पार्ट पे आते हैं। When alkalis are warmed with an ammonium salt, ammonia gas is given out,
मतलब कि आपके पास अमोनिया का सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड ले रखा है इन्होंने, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, उसको आपने अमोनियम क्लोराइड मतलब अमोनिया के किसी सॉल्ट से रिएक्ट किया, तो अमोनिया गैस बनेगी। किसके साथ? वाटर के साथ। ये बताना चाहते हैं। तो किसी भी एल्कली को अमोनिया के सॉल्ट के साथ रिलीज किया, रिएक्ट कराया, तो अमोनिया गैस बनेगी। ये बता रहे हैं, बस इतना ही है। तो NaOH plus NH4Cl gives NaCl plus H2O plus अमोनिया गैस। तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस, इतनी इंफॉर्मेशन है ये। आगे आ जाते हैं जनरल यूजेस ऑफ बेसिस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, उसमें यूज होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट्स एंड सोप्स, तो इसमें काफी ऐसी चीजें हैं। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज एन एंटासिड, जब तबीयत खराब हो जाती है, आपने कुछ बाहर का खा लिया, उल्टा सीधा खा लिया, बॉडी ने उसे डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा HCl सिक्रीट कर दिया, ठीक है। कई बार जब आप खराब खाना भी खा लेते हो कि उसमें कोई बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, तो बॉडी भी उन वायरसेस को किल करने के लिए कोशिश करती है, इसीलिए ज्यादा HCl बना देती है। तो जब वो HCl आपकी ईसोफेगस में टच करने लगता है, फूड पाइप में ऊपर आने लगता है, तो आपको डिस्कम्फर्ट होता है। दैट इज कॉल्ड हैविंग एसिड रिफ्लक्स, या फिर दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। उस चीज को काम डाउन करने के लिए जो एक्सेस HCl बना है, आप ऊपर से बेस की नेचर का कोई दवाई खाते हैं, तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। कई बार लिक्विड फॉर्म में आता है, कई बार टैबलेट फॉर्म में आता है। उसका बेसिक लॉजिक ये है कि जब उसे खाएंगे तो वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, तो आपको ठंडक मिलेगी, आपको रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे आपको याद करने ही है एनीवेज, अगर कोई डाउट आएगा, दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। ओके, अब ये कॉमन क्वेश्चंस है, ज्यादा नहीं है, मुझे लग रहा है 6 क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे जिन्हें अपने आप ट्राई करना है, एक बार पॉज करके आप ट्राई कर लो। जिन्हें होमवर्क में करना है, आप यहाँ वीडियो स्टॉप कर सकते हो, इसके आगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस करके आज का सेशन खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, पर एक बार रुक जाओ, मुझे आपको बताना था कि वाई आर बेसिस स्लिपरी टू टच, वो वाला पार्ट सुन लो, फिर छोड़ देना वीडियो। तो क्या होता है कि जो हमारे बेसिस होते हैं वो ऑयल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही वो ऑयल के टच में आता है, वो सोप बनते हैं। तो जब हम सोप्स बनाते हैं, तो हम एक बेस लेते हैं, हम एक ऑयल लेते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो सोप बन जाती है। और आप सोप को टच करोगे तो सोप फिसल जाएगी, करेक्ट। जब हम खुद बेसिस को टच करते हैं, तो हमारी जो स्किन के नेचुरल ऑयल है, वो बेस के कांटेक्ट में आके उतना लेयर आपका सोपी टेक्सचर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बेस और आपके स्किन का ऑयल आपस में रिएक्ट कर जाता है, तो आपका स्लिपरी टू टच हो जाता है, कि आपका सोपी, आपके हाथ पे सोपी फीलिंग आती है, ठीक है। अब एक और था उसमें क्वेश्चन की, अगर आप कहीं पे बेसिस से ज्यादा काम करते हैं, तो आप ग्लव्स पहन के रखें। वो क्यों? क्योंकि जब आप बेसिस से काम करते रहेंगे, तो बेसिस आपके नेचुरल ऑयल्स हाथ के निकालते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके हाथ बहुत फटे हुए हो जाएंगे, बहुत क्रैक्स आ जाएंगे, बहुत ब्रिटल टू टच होंगे, कहीं कहीं से कट्स आने लगेंगे। तो अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आपको फ्रीक्वेंटली बेसिस का यूज करना होता है, उनको टच करना होता है, तो इट इज एडवाइजेबल टू वेयर ग्लव्स बिफोर टचिंग देम या बिफोर डूइंग दोज एक्सपेरिमेंट्स। आगे बात समझ? तो ये आपके फोर्थ वाले का आंसर है। तो अब आपको जिसको जाना हो आप चले जाओ, जिनको पढ़ना है रुक जाओ। ओके, व्हाट आर एल्कलीज? एल्कली वो बेसिस हैं जो पानी में मिक्स करो तो डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। वो बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। फिर एग्जांपल दे दो, स्ट्रॉन्ग एल्कली, वीक एल्कली का एक एक हो गया। Which of these statements is true? All bases are alkali or all alkalis are bases? Okay, सारे बेसिस alkalis होते हैं, ये बात गलत है, ठीक है। हमने एक्सेप्शनल केस पढ़े हैं, सारे बेसिस alkali नहीं होते, सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते। Are all alkalis bases? तो ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी alkalis एग्जिस्ट करेंगे वो बेस ही तो हुए, बेस ही तो है जो पानी में मिक्स हुआ तो एल्कली बना, तो इसीलिए सारे एल्कलीज बेस होते हैं। नेम अ हाइड्रोक्साइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। यहां आपको इसी का एग्जांपल देना है।
एक ऐसा एल्कली, मतलब एक ऐसा बेस विच इज नॉट एन एल्कली। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जिसका आंसर सही होगा आई विल पिन इट ऑन द टॉप, ताकि और बच्चों को हेल्प हो जाए। अब फोर्थ क्वेश्चन, वाई आर बेसिस स्लिपरी टू टच? तो ये मैंने आपको जस्ट बताया, दे आर स्लिपरी टू टच बिकॉज जब आप बेस को टच करते हो तो आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स उसके साथ रिएक्ट करते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन एक सोपी टेक्सचर क्रिएट करता है। आगे, insoluble bases do not show a change on indicators. Why? क्योंकि इंडिकेटर्स हमारे आइडेंटिफाई करते हैं आयंस की प्रेजेंस, कि OH नेगेटिव है या H प्लस है। अगर पानी ही नहीं होगा, मतलब अगर मॉइस्चर ही नहीं होगा, लैक ऑफ मॉइस्चर होगा, तो जो बेस है वो अपने आयंस में ब्रेक नहीं होगा, और अगर वो ब्रेक नहीं होगा तो इंडिकेटर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। अगर आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपके इनसॉल्युबल बेस के एग्जाम्पल थे, राइट, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आयरन हाइड्रोक्साइड, आपका आयरन हाइड्रोक्साइड है और आयरन हाइड्रोक्साइड पे आपने लिटमस पेपर रखा, तो क्या रिएक्शन आएगा? नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। उन्होंने पूछा कि अच्छा आयरन हाइड्रोक्साइड पे रेड लिटमस पेपर रखा, अब जिस स्टूडेंट को ये पता है कि मेटल हाइड्रोक्साइड है तो बेस होगा, तो वो तो ये सोचेगा ना कि ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा, तो ब्लू नहीं होगा क्योंकि वो इनसॉल्युबल है ना, पानी नहीं है, तो इंडिकेटर कुछ नहीं कर पाएगा, तो नो चेंज। नाउ, the skin has and needs natural oils. Why is it advisable to wear gloves when working with strong alkalis? मैंने just discuss किया है, तो वही इसका आंसर है। चलो भाई मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का सेशन बस यहीं तक था। आज हमने पूरा बेसिस का पोर्शन कवर किया है, पूरा डिटेल में आराम से डिस्कस किया है, तो आई होप कि पूरा आपको समझ में आ गया। चैप्टर को समझाने की जिम्मेदारी मेरी थी, अब उसे याद करने का पार्ट आपका है। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है या समझ में नहीं आता तो मैं तो हूं ही। और अगर आपको मुझे रीच आउट करना है या कोई भी डाउट पूछना है तो कैसे करेंगे? तो यू कैन राइट मी एन ईमेल एट psclassesicsc@gmail.com, या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर दीजिए। एंड आई वुड हाईली अप्रिशिएट इफ यू वुड सब्सक्राइब टू द चैनल and also let your friends know that I am here to help you study in an easier way. आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा अपडेटेड सिलेबस डिस्कस करेंगे, प्लस कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी आराम से समझो, जब रिवीजन का टाइम आएगा तो मैं वन शॉट वीडियोस भी आपको दूंगी और मैं माइंड मैपिंग वीडियोस भी आपको दूंगी, पर अभी के लिए चैप्टर को समझ के याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड वील कैच अप इन द नेक्स्ट सेशन।